हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है टैक्स के ऊपर, तो वो क्या थी, नॉर्मली हमने क्या देखा कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, कितने टाइप का होता है। लेकिन अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, इनकम टैक्स के बारे में, जो क्या है एक डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। तो इनकम टैक्स कैसे गवर्नमेंट लगाती है, कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंटर किस 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 व्यक्ति के ऊपर ये लगाया जाता है, तो इसके जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन से ही जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें वो क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया हुआ है। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। एनुअल का मतलब वार्षिकी कर, कि साल में एक बार ही ये लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, इम्पोज किसके ऊपर किया जाता है, विच इज इम्पोज। इम्पोज का मतलब लगाना, किसके द्वारा लगाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है क्या इम्पोज करने की, इनकम टैक्स को इम्पोज करने की। ऑन दोज पर्सन्स, उन पर्सन्स के ऊपर। तो यहाँ पे पर्सन्स में कौन व्यक्ति आएंगे जिनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। उसमें 8 व्यक्ति हैं जो वो टैक्स के क्राइटेरिया में इंक्लूड किए हुए हैं, जिसको हम पहले एक बार पर्सन्स की डिटेल देख लेते हैं कि पर्सन्स में यहाँ पे किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का होता है एक व्यक्ति, जैसे कोई राम है, श्याम है, तो वो व्यक्ति है अगर कोई पैसा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है। इसके बाद पर्सन्स में सेकंड है HUF, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पूर्वज के वंशज जब एक साथ इकट्ठे रहते हैं और उनका जो जैसे जो लेन देन है वो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसको हम कर्ता कहेंगे यहाँ पे। तो वो भी किस में इंक्लूड किया हुआ है, इनकम टैक्स की डेफिनेशन के पर्सन में इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद है फर्म। फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है, आप लोगों ने अच्छी तरह से पार्टनरशिप फर्म को पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद है कंपनी। कंपनी है जो पैसा कमाती है, अपनी इनकम कमाती है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, टोटल प्रॉफिट्स दिखाएगी, नेट प्रॉफिट दिखाती है, जिसके ऊपर कंपनी को भी एक रेट से फ्लैट रेट होती है, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं BOI और AOP। जो BOI होती है वो क्या होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको बोलेंगे, मतलब कि व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह कैसे होगा, कई बार क्या होता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए, जैसे कोई रिसर्च करनी है, ऐसा कोई काम करना है, तो उसके लिए 3-4 व्यक्ति मिलके उस काम को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाए, फिर क्या करते हैं, जितना पैसा उन्होंने कमाया है उससे, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे के और फिर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या होगा, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, अभी हमने ये पढ़ा कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसके अंदर तो क्या थे, जैसे 3-4 लोग जब मिल गए, जो इंडिविजुअल्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या होगा, जब अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के साथ कोई संघ है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, जैसे कई बार क्या होता है कि 3-4 व्यक्ति हैं, किसी के पास स्किल है कोई काम करने की, दूसरे के पास दूसरी कोई स्किल है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला चाहिए। स्पॉन्सरशिप सुनी होगी आपने। तो कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वो क्या कहती है, ठीक है आप ये काम करें, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो वो जब सारे मिलके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तियों का संघ हम कहेंगे। इसके बाद लोकल अथॉरिटी, स्थानीय संस्था, जैसे कि नगर पालिका है, जिला परिषद है, ये भी इसके क्राइटेरिया में आती है। एंड लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति। इसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, जैसे अगर हम बात करें CRSU यूनिवर्सिटी है, KUK यूनिवर्सिटी है, अब इनको हम एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। ये HUF भी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है, ना AOP है, ना BOI है, ना कोई MC है। तो हम इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को किस में रखते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इन व्यक्तियों को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, टैक्स के क्राइटेरिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्यक्तियों के ऊपर क्या लगाएगी, जो टैक्स है वो इम्पोज करेगी, जिनके हुज प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे 2 टर्म्स और हैं जिनको हमें पता होना चाहिए पूरे टैक्स में।
जब भी हम बात करेंगे तो 2 ईयर बार बार आएंगे। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल ईयर होता है या कैलेंडर ईयर है, तो यहाँ पे टैक्स में 2 ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को बोलते हैं गत वर्ष और असेसमेंट ईयर को बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, जिसमें अगर गत वर्ष की जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो एक्सीड हो जाए, ज़्यादा हो जाए किसी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से, जो यहाँ पे लिमिट रहेगी, अगर नॉर्मल लिमिट पूछी जाए तो वो कितनी होगी यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, कि अगर किसी व्यक्ति की इनमें से इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, एक इंडिविजुअल की एचयूएफ की बात करें, हालांकि फर्म या कंपनी को कोई ऐसी छूट नहीं दे रखी, तो इंडिविजुअल की जैसे अगर हम बात करें उसकी इनकम 2.5 लाख से क्या है ज़्यादा है, मिनिमम जो एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दे रखी है, छूट जो दे रखी है उससे ज़्यादा अगर किसी की इनकम बनती है कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है, टैक्स इम्पोज करती है, और वो एनुअली क्या करती है, इम्पोज करती है। तो अभी जब अब जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दोनों ईयर क्या हैं और इनको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। जो प्रीवियस ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं, गत वर्ष। गत वर्ष जो शुरू है वो कब से होएगा, जो आप लोगों के लिए जो अभी 5th इस सेशन का जो बैच रहेगा आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, कि पहले तो ये बताते हैं कि प्रीवियस ईयर होता क्या है। प्रीवियस ईयर ऐसा साल जिसमें हमने कमा लिया, तो उससे नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हो जाएगा हम उस पर क्या देंगे, उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो जिस साल में पैसा कमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल में उस पैसे के ऊपर जो टैक्स है वो पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर हम कहेंगे, कर निर्धारण वर्ष। तो प्रीवियस ईयर है वो अब क्या है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और कब खत्म होगा, ये 31 मार्च 2022 को। साल हमेशा यहाँ पे कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2021 से 2022, 31 मार्च तो कौन सा बन गया, 21-22 क्या बन गया यहाँ पे, प्रीवियस ईयर। इसके बाद अगर असेसमेंट ईयर की हम बात करें तो इससे नेक्स्ट 31 मार्च को जैसे ये साल ख़त्म हो गया यहाँ पे प्रीवियस ईयर, तो इससे नेक्स्ट 1 तारीख आएगी 1 अप्रैल को, फिर नया जब साल शुरू हो जाएगा, इस साल में जो पैसा कमाया जाएगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो आने वाले 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो साल रहेगा उसमें क्या किया जाना है, टैक्स पे किया जाना है। तो 22-23 यहाँ पे क्या होगा, आपका असेसमेंट ईयर होगा, कि इस साल में आप पैसा कमाओगे और इस साल में फिर उसके ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बहुत सारे और बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं जिनको हमें स्टडी करना है। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट 4 नंबर में पूछ ले जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। देखो प्रीवियस ईयर क्या होगा, आयकर या फिर जो गत वर्ष है कुल आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाएगा। जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में लगाया जाएगा। क्या इसका मतलब कि जिस साल में आपने आय कमाई है उसको हम क्या बोलते हैं, गत वर्ष कहेंगे, और अगला साल जिसमें ये कर योग्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। देखो प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो क्या क्या हैं। गत वर्ष से क्या होगा, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का जो वित्तीय वर्ष है, मतलब जो असेसमेंट ईयर है उससे ठीक पहले का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। प्रत्येक करदाता के लिए, प्रत्येक प्रकार के करदाता कितने टाइप के हो गए यहाँ पे, 8 टाइप के जो मैंने अभी करवाए हैं कि पर्सनस में जिनको इंक्लूड किया जाता है ये सारे क्या हैं, करदाता हैं। इनको एसएससी हम कहेंगे, करदाता कहेंगे। तो करदाता के लिए या आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही क्या होगा, गत वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब खत्म होगा, 31 मार्च को। इसके बाद एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि प्रीवियस ईयर है जो वो 1 साल से कम का भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी कम नहीं होगा। प्रीवियस ईयर कैसे कम हो सकता है, जैसे किसी ने बिजनेस किसी ने शुरू किया सितंबर में, तो उसका साल कब खत्म हो गया, जाके 31 मार्च को, सितंबर से लेके मार्च तक का। किसी ने शुरू किया जुलाई में, तो जुलाई से लेके मार्च तक का। जरूरी नहीं कि वो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ही होगा,
कम भी हो सकता है। किसी की जॉब है साल के बीच में लगी है, उसके लिए भी क्या रहेगा, जैसे किसी की जॉब दिसंबर में लगी, दिसंबर से लेके मार्च तक उसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या रहा, बहुत छोटा सा रहा, 4 महीने का रहा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था ये, तो अगर किसी की 15 दिसंबर 2021 को यहाँ पे नौकरी लग जाए इस साल में, तो वो कब तक पैसा कमाएगा, 15 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक उसने 3.5 महीने पैसा कमाया। तो प्रीवियस ईयर उसके लिए क्या रहा, 3.5 महीने का। तो प्रीवियस ईयर है वो 1 साल से कम हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी कम नहीं होगा। आगे आने वाले साल को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कम टाइम का होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा किसका रहेगा, पूरे 1 साल का रहेगा। जैसे इसने दे रखा है यहाँ पे कि नए स्थापित व्यापार या पेशे के लिए क्या हो सकता है, कोई बिजनेस शुरू किया है, साल के बीच में हो सकता है, प्रारंभ में हो सकता है, कभी भी ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, प्रीवियस ईयर जब से उसने शुरू किया है और जब 31 मार्च आ जाएगा नेक्स्ट, तो उस तक का क्या रहेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर। इसके बाद वर्ष के बीच में आय का कोई नया साधन प्रारंभ करने पर ऐसे साधन से आए कि अपने, जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा था, साथ में उसने कोई और बिजनेस शुरू कर दिया या कोई और काम शुरू कर दिया जहाँ से उसको इनकम हो रही है, तो दूसरी इनकम के लिए उसका प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक करदाता है, अपना जो व्यापार है अगर इन डेट को शुरू करे तो उसका प्रीवियस ईयर कितना रहेगा। जैसे एक व्यक्ति ने 1 जुलाई 2021 को अपना बिजनेस शुरू किया, तो 1 जुलाई से शुरू होके और 31 मार्च 2022 तक क्या रहेगा, उसका प्रीवियस ईयर। अगर किसी ने 1 अक्टूबर को किया है तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2022 तक, 1 जनवरी को किया है तो जनवरी से लेके 31 मार्च 2022। जो मार्च की जो डेट रहेगी वो तो फिक्स रहेगी कि 31 मार्च को ये साल खत्म होने वाला है। अब वो बिजनेस कब शुरू करा, उसकी जॉब कब लग रही है, उसने कमाना कब शुरू किया है, ये कोई भी डेट हो सकती है। 1 अप्रैल भी हो सकती है, अप्रैल के बाद और भी कोई हो सकती है। जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल 1 जनवरी में जिसने किया, तो इसके लिए जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने का क्या रहा है यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर है वो माना जाएगा, जो गत वर्ष है वो माना जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर के क्या एग्जाम्पशन की, जैसे हमने बात की कि प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो कब देना है, असेसमेंट ईयर में, मतलब अगले साल देना है। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस हैं, अपवाद हैं इसके। वो एग्जाम्पशंस क्या हैं कि आप इसी साल पैसा कमाओगे और इसी साल उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो सिचुएशंस कब हो सकती हैं, बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो गत वर्ष है उसकी एग्जाम्पशंस क्या है, सामान्य नियम है। वैसे तो ये सामान्य नियम रूल क्या कहता है एक टैक्स का, कि जिस साल आप पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आगे देना होता है, अगले असेसमेंट ईयर में देना होता है। लेकिन उसी साल पैसा कब जो गवर्नमेंट है वो करदाता से मांग सकती है कि आप टैक्स है आप इसी साल में क्या करें, साथ के साथ पे करें। वो कब होता है, जैसे करदाता है, करदाता की गत वर्ष की आय पर जो कर है वो उसी टाइम अगर लगाया जाए तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिस पे करदाता पर आय कमाने वाले वर्ष में ही क्या लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। सबसे पहला है अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। जो नॉन रेजिडेंट व्यक्ति होते हैं, रेजिडेंस का हालांकि एक पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन इंडिया का रेजिडेंस है, किस कंडीशन के बेस पे एक व्यक्ति को इंडिया का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बोल सकते हैं, अनिवासी बोल सकते हैं कि ये इंडिया का निवासी व्यक्ति नहीं है। तो जो अनिवासी व्यक्ति होते हैं अगर वो समुद्री जहाज का व्यापार करते हैं, वहाँ से जो पैसा कमाते हैं समुद्री जहाज द्वारा, कोई सामान लेके जाना है, कोई डाक है, पशु है, यात्री है, उनको भारतीय बंदरगाह से लेके जाने के व्यापार से जो प्राप्त राशि होती है, उनको जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं उसका 7.5% जो भाग है वो क्या मान ली जाती है, कर योग्य आय मान ली जाती है। मतलब कि ये इनकम टैक्सेबल है, जितना भी उन्होंने कमाया उसका 7.5%, और उसके ऊपर उसी साल गवर्नमेंट क्या ले लेती है, टैक्स ले लेती है। इसके बाद है भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। अगर किसी व्यक्ति का इरादा है, गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि ये परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जाने वाला है, तो उसने जो पैसा अभी तक कमाया है इंडिया में उसके ऊपर गवर्नमेंट उसी के चालू वर्ष में क्या ले लेगी, टैक्स ले लेगी। इसके बाद है जो AOP और BOI की हमने बात की थी पर्सन्स की, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए इकट्ठे होते हैं। अगर वो काम पूरा हो जाए तो जब भी ऐसे जो प्रयोजन है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई घटना है वो कंप्लीट हो जाए, इन्होंने ऐसा कोई अपना समूह बनाया था, व्यक्तियों का संघ बनाया है, व्यक्तियों का समूह बनाया है,
तो जिस साल इनका ऐसा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो जिस साल में पूरा हुआ उसी साल में साथ के साथ असेसमेंट ईयर की वेट नहीं की जाती, साथ के साथ गवर्नमेंट इनसे क्या ले लेती है, टैक्स ले लेती है। इसके बाद है कर वंचना के उद्देश्य से। कर वंचना का मतलब क्या होता है कि कर से बचना, टैक्स देने से बचना। अगर कोई व्यक्ति का उद्देश्य ऐसा है कि वो टैक्स नहीं देना चाहता और वो क्या कर देता है, अपनी एसेट का जो ट्रांसफ़र है वो कर देता है कि अपनी एसेट के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, या कोई ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स देना पड़ेगा, किसी एसेट से कोई इनकम उसको हो रही थी, कोई एसेट है जो किराए पे दे रखी थी, एसेट किसी और के नाम पे वो क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, उसे होने वाली इनकम भी फिर किसी और के नाम पे चली जाएगी। सिर्फ टैक्स से बचने के लिए वो ऐसा करता है। जैसे ही टैक्स फाइल रिटर्न हो जाए इसके बाद वापस अपने नाम पे ले ले। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य है और ऐसा गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है, टैक्स से बचने के लिए एसेट ऐसे व्यक्ति के नाम पे दिखाएगा जिसकी कोई और इनकम नहीं है, तो वो उससे क्या ले सकती है, चालू वर्ष में ही ऐसे उसके ऊपर क्या ले लेगी, टैक्स ले लेगी। इसके बाद है व्यापार है जो या पैसे के बंद होने पर। व्यापार या पैसा अगर किसी चालू वर्ष में बंद हो जाता कि परमानेंटली शट डाउन कर दिया बिजनेस को, तो उस टाइम भी जिस टाइम बिजनेस को क्लोज किया है उसी साल उसके ऊपर क्या ले लिया जाएगा, जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की कोई एग्जेम्पशन नहीं है। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, हमेशा ये 12 महीने का ही रहेगा। और गत वर्ष की आय पर जिस साल हम टैक्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो इन दोनों में अभी आपको समझ आ गया होगा, पता लग गया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है।